Hello students, welcome back to my channel. We are reading chapter 8 of history. The name of the chapter is Vital Villages Thriving Towns. प्रीवियस वीडियो में हमने आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में रीड किया कि आज से लगभग 3000 साल पहले कैसे आयरन टूल्स को यूज़ किया जाता था और आयरन प्लोशेयर को कैसे यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। उसके बाद अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के और दूसरे स्टेप्स कौन कौन से यूज़ होते थे उस टाइम, तो इसमें था इरिगेशन, सिंचाई को यूज़ किया जाता था कि इरिगेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जैसे कैनाल्स बनाए गए, वेल्स बनाए गए, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक बनाए गए, जिससे कि फील्ड्स में इरिगेशन का वर्क होता था। और ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम भी यूज़ किया गया जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। देन हु लिव्ड इन द विलेजेस, विलेजेस में कौन रहते थे उस टाइम, तो उस टाइम जो था सब कॉन्टिनेंट के सदर्न और नदर्न पार्ट में बहुत सारे विलेजेस में 3 टाइप्स के लोग रहते थे जिसके बारे में आपने रीड किया। देन फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कोलॉजी। तो हमने स्टोरीज के बारे में रीड किया कि कैसे जो जातक की स्टोरी थी वो हमने एक देखी कि एक क्लेवर पुअर मैन था और कैसे उसने अपनी क्लेवरनेस से वो गरीब से अमीर बना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्कल्पचर के बारे में। सो वी कैन यूज अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज। अर्ली सिटीज़ की लाइफ के बारे में हमें कुछ और सोर्सेज से भी पता चल सकता है, और भी कई एविडेंस है जिससे हम अर्ली सिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन्स depicting people's live in towns and villages as well as in the forest। जो मूर्तिकार होते थे, स्कल्पचर्स को बोलते हैं मूर्तिकार, तो जो मूर्तिकार होते थे वो ऐसे सीन बनाते थे जिसमें लोगों को दिखाया जाता था कि वो गांव और शहरों में कैसे रहते हैं, और साथ ही साथ फॉरेस्ट में कि लोग फॉरेस्ट में कैसे रहते हैं, जंगलों में कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है वहाँ पर। Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by people। और बहुत सारे जो मूर्तिकार थे उनकी जो मूर्तियां होती थी वो ज़्यादातर या तो रेलिंग डेकोरेट करने में, या पिलर्स को डेकोरेट करने में, या बिल्डिंग की एंट्रेंस बनाने में, या जो गेट्स होते थे उनको डेकोरेट करने में यूज़ की जाती थी। और जब लोग वहाँ पर आते थे तो वो इन मूर्तियों को देखते थे। Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the Mahajanpadas that you learnt about in chapter 5। अब चैप्टर 5 में आप रीड कर चुके हो कि बहुत सारी सिटीज़ जो थी वो डेवलप होने लग गई थी लगभग 2500 साल पहले, और वो जो सिटीज़ थी वो इन महाजनपदों की कैपिटल थी। ये आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls। और हमने ये भी देखा है कि जो ये सिटीज़ होती थी वो चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई होती थी। In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic ring arranged one on top of the other। और बड़ी सिटीज़ में आर्कोलॉजिस्ट को जो पोर्ट्स के रोज मिले हैं, मीन्स पोर्ट्स की कुछ लाइंस मिली हैं और सिरेमिक रिंग्स मिली हैं जो एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। ये देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, दीज दीज आर सिरेमिक रिंग जो एक के ऊपर एक रखी गई हैं। दीज आर नोन एज रिंग वेल्स, और इनको क्या कहा जाता है, रिंग वेल्स कहा जाता है। These seemed to have been used as toilets in some cases, और कुछ केसेस में इनको टॉयलेट की तरह यूज़ किया जाता होगा, एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स, और कुछ केस में इनको ड्रेनेज के रूप में या गार्बेज डालने के लिए भी यूज़ किया जाता होगा। These rings well are usually found in इंडिविजुअल हाउसेज, और जो ये रिंग्स हैं, रिंग वेल्स जो हैं वो हर एक घर में बनाए जाते हैं। We have hardly any remains of palaces, markets, or of homes of ordinary people।
अब हमारे पास महलों के, मार्केट के या जो साधारण लोगों के घर होते हैं उनके रिमेन्स नहीं मिले हैं, उनके रिमेन्स अब नहीं बचे हैं। परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट, और हो सकता है शायद कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो इनको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हों। अदर्स मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक एंड थैच दैट मे नॉट हैव सर्वाइव्ड, और जो चीज़ें वुड की बनी हुई थी, लकड़ी की, ब्रिक की या थैच की बनी हुई थी, वो चीज़ें अब नहीं बची हैं। क्योंकि जो वुड की चीज़ें हैं या लकड़ी की ईंटों की बनी है, कच्ची ईंटों की, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, वो अब नहीं बची। Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. और जो इन अर्ली सिटीज़ के बारे में हमें और भी पता लग सकता है, कैसे पता लगा है कि जो सेलर्स होते थे और जो ट्रैवलर्स होते थे वो वहाँ पर घूमते रहते थे। तो जब सेलर्स और ट्रैवलर्स वहाँ पर विजिट करते थे तो उन्होंने उसके बारे में, उस शहर के बारे में बहुत कुछ बताया। One of the most detailed accounts that has been found was by an unknown Greek sailor. और इसमें से जो एक थे वो कौन थे? एक अननोन ग्रीक सेलर था जिसने उस जहाँ भी वो घूमा उस जगह के बारे में उसने डिस्क्राइब किया। तो ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। जितने भी पोर्ट्स पोर्ट्स पे वो घूमा, जितने भी किलों पर वो घूमा, वहाँ का उसने उसको डिस्क्राइब किया। सो फाइंड बरूच ऑन मैप 7 एंड देन रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी। अब बरूच सिटी के बारे में हम देखेंगे। तो द सिटी ऑफ बेरीगाजा, द ग्रीक नेम फॉर बरूच, ये बरूच के लिए ग्रीक नेम है क्या? बेरीगाजा। द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बेरीगाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। अब जो बेरीगाजा की जो गल्फ है, जो खाड़ी है, वो बहुत तंग है और वहाँ पर समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत कठिन होता है। Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. अब जो राजा के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे स्किलफुल और एक्सपीरियंस फिशरमैन, वो ही अपनी शिप्स यहाँ पर ला सकते थे। The imports into Berigaza were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold and silver coins. और जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी, मीन्स जो बेरीगाजा में आती थी चीज़ें, वो क्या थी? वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, ये बेरीगाजा में इंपोर्ट किए जाते थे, बेरीगाजा में मंगवाए जाते थे। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज, आइवरी, अगेट, कैरेनेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। और जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी, जो चीज़ें बाहर भेजी जाती थी बेरीगाजा से, वो क्या थे? हिमालय के प्लांट्स थे, आइवरी थी, अगेट, कैरेनेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम, ये जो थे बेरीगाजा से एक्सपोर्ट किए जाते थे। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉड बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग। और जो स्पेशल गिफ्ट्स होते थे वो मर्चेंट के लिए, जो मर्चेंट होते थे वो राजा को स्पेशल गिफ्ट ऑफर करते थे। दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग सॉन्ग, ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ्स। और इसमें क्या इंक्लूड था? सिल्वर की वेसल्स थी, सिल्वर के बर्तन बनाए जाते थे, तो वो जो वो गिफ्ट देते थे राजा को। सिंगिंग बॉयज थे और ब्यूटीफुल वुमेन थी, वाइन और कपड़े, ये सब चीज़ें जो मर्चेंट होते थे वो राजा को गिफ्ट देते थे। नाउ कॉइन्स, कॉइन्स क्या है? कॉइन्स के बारे में हम देखते हैं। You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page 82. अब 82 पेज पर आप देखोगे कि आपने नोटिस किया होगा कि जो वेल्थ है वो कैसे मेज़र की जाती थी? कॉइन से मेज़र की जाती थी। जो धन संपत्ति होती थी उसको कॉइन से मेज़र करते थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। और आर्कोलॉजिस्ट ने इस पीरियड में हज़ारों संख्या में उनको कॉइन्स मिले हैं। The earliest coins which were in use for about 500 years were punch mark coins such as the one shown below. और जो अर्लीस्ट कॉइन थे, जो बहुत प्राचीन सिक्के थे, उनको 500 सालों तक यूज़ किया गया और उन पर पंच मार्क लगाया गया था उन कॉइन्स पर, जैसे कि आपको नीचे दिखाया गया है पिक्चर में। देखिए ये कॉइन्स दिए हुए हैं और इन कॉइन्स पर पंच मार्क किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के कॉइन्स पहले मिलते थे। तो यहाँ पंच मार्क कॉइन्स क्या है वो भी देख लेते हैं।
पंच मार्क्ड कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप। जो पंच मार्क होते थे वो रेक्टेंगुलर शेप में या कभी कभी स्क्वायर या राउंड शेप में होते थे। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटेड मेटल ग्लोबुलस स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज। जो उनकी बॉडी होती थी वो स्फेरिकल शेप में होती थी। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, उन कॉइन्स पर लिखा नहीं जाता था, कुछ इंस्क्राइब नहीं किया जाता था। बट वर स्टैम्प्ड विथ सिम्बल्स यूजिंग डाइज और पंचेस, उन पर पंचेस लगाए जाते थे। कैसे? डाइस से या पंचेस से उनको मार्क किया जाता था। हैंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन, इसलिए उनको पंच मार्क कॉइन कहा जाता था। नेक्स्ट आता है सिटी विथ मैनी फंक्शंस। जो सिटी से उनमें और कौन कौन से काम होते थे। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। अक्सर क्या होता है, जो एक सिंगल टाउन होता है, जो एक अलग शहर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई रीज़न से। लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा। मथुरा को लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। मथुरा के बारे में हम पढ़ेंगे। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। 2500 साल से भी ज़्यादा क्या था, मथुरा जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था। मथुरा मतलब एक बहुत अच्छी जगह थी, रहने की इम्पॉर्टेंट जगह थी। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज नोट लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट था शहर? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर लोकेट था कि जहाँ पर दो मेजर रूट्स थे। किसके? ट्रेवल और ट्रेड के। कि दो ऐसे रास्ते थे जहाँ से ट्रेवल भी हो सकता था और व्यापार का भी रास्ता था। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और वो रास्ता कहाँ से कहाँ था? नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक का रास्ता था और नॉर्थ से साउथ तक का रास्ता था, जहाँ से ट्रेवल भी हो सकता था और ट्रेड मतलब व्यापार भी हो सकता था। देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स। वहाँ पर जो थे चारों तरफ से वो सिटी जो थी बड़े बड़े किलों से, बड़ी बड़ी दीवारों से कवर थी। और वहाँ पर बहुत सारे श्राइन्स मतलब मंदिर भी थे। Farmers and herders from adjoining areas provided food for people in the city। और जो farmers थे और herders थे जो उन areas के पास रहते थे वो उन लोगों को शहर में food provide करते थे। मथुरा was also a center where some extremely fine sculptures were produced। और मथुरा एक ऐसा सेंटर था, एक ऐसा केंद्र था जहाँ पर बहुत अच्छे मूर्तिकार जो थे अपनी मूर्तियाँ प्रोड्यूस करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। अराउंड 2000 ईयर्स एगो, 2000 ईयर पहले मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुशान्स। मथुरा जो थी वो कुशान की सेकंड कैपिटल थी। अबाउट होम यू विल बी रीडिंग इन चैप्टर 9, जिसके बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर। देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्राइन्स एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। मथुरा जो था, मथुरा एक रिलीजियस सेंटर था, एक धार्मिक केंद्र था जहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का मतलब मठ की, बौद्ध मठ थे वहाँ पर, जैन मंदिर थे। और एक इम्पॉर्टेंट जो सेंटर था वो क्या था कि यहाँ पर कृष्ण जी की पूजा की जाती थी, जो आज भी है। आज भी मथुरा को कृष्ण की नगरी बोला जाता है, वहाँ पर कृष्ण जी की पूजा की जाती है। Several inscriptions on surface such as stone slabs and statues have been found in Mathura। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं कहाँ पर? स्टोन स्लैब्स पर, और स्टैचूज जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं उस पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं मथुरा में। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस। जनरली ये छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन एंड समटाइम्स वुमेन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स। इसमें क्या है कि छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें ये रिकॉर्ड किया गया है कि जो मैन या वुमेन होती थी वो मोनेस्ट्रीज को या मंदिरों को गिफ्ट्स देती थी। तो जब वो गिफ्ट्स देती थी मंदिरों को और मठों को तो उनके नाम इंस्क्रिप्शंस पर लिख दिए जाते थे। These were made by kings and queens, officers, merchants and craft persons who lived in the city। और ये किसके द्वारा गिफ्ट्स दिए जाते थे? वहाँ के जो राजा होते थे, रानियाँ होती थी, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स या क्राफ्ट पर्सन्स होते थे जो उस शहर में रहते थे, उनके द्वारा गिफ्ट्स दिए जाते थे। For instance, inscriptions from Mathura mention goldsmiths, blacksmiths, weavers, basket makers, garland makers and perfumers। और ये कौन से लोग होते थे जो गिफ्ट्स देते थे? ये होते थे
जैसे गोल्ड स्मिथ हो गए, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स हो गए, बास्केट मेकर हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए या परफ्यूमर्स हो गए। मीन्स जो ये चीज़ें बनाते थे वो ये चीज़ें इन मठों में या इन मंदिरों में दान दे देते थे। नेक्स्ट आता है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। वी ऑल्सो हैव आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट, और हमें क्राफ्ट्स के भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोट्री, और यहाँ पर जो मिली है वो एक बहुत अच्छी पोट्री मिली है। मीन्स मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ पर, नोन एज अ नदन ब्लैक पॉलिश वेयर, जिसको क्या बोला जाता है, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर कहा जाता है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ जनरली फाउंड इन द नदन पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसका नाम नदन ब्लैक पॉलिश वेयर क्यों रखा गया, क्योंकि जनरली ये कहाँ पाए गए थे, नदन पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट के नदन पार्ट में ये जो पोट्री थी पाई गई थी, इसलिए इसका नाम नदन ब्लैक पॉलिश वेयर रखा गया था। Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived. अब रिमेंबर की जो आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस हैं उसमें बहुत सारे क्राफ्ट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने सर्वाइव नहीं किया, मीन्स जो नहीं बचे हैं, ख़त्म हो गए हैं। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ्स वाज इम्पॉर्टेंट, और हमें कुछ टेक्स्ट मिले हैं, रिटन टेक्स्ट, इसमें पता चला है कि उस टाइम पर जो क्लोथ भी बनाना शुरू हो गया था, उस टाइम क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। There were famous centers such as वाराणसी in the north and मदुरई in the south, और वहाँ पर जो फेमस सेंटर थे वो कौन थे कपड़े बनाने के लिए, नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरई, ये प्लेसेस थे जहाँ पर क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी। बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स, और दोनों मैन भी और वुमेन भी इन सेंटर्स पर काम करते थे। Many craft persons and merchants now formed associations known as श्रेणीज। अब बहुत सारे क्राफ्ट पर्सनस और मर्चेंट्स थे जिन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली थी, अपना एक संघ बना लिया था जिसको कि श्रेणी कहा जाता था। दीज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सनस प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब ये जो श्रेणीज थी वो क्या करती थी, क्राफ्ट पर्सन की जो श्रेणीज थी वो दूसरे लोगों को ट्रेन करती थी, उनको ट्रेनिंग देती थी, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती थी और उससे फिनिश गुड बनाती थी, और फिर जो फिनिश गुड्स होती थी उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी लोगों में, मतलब मार्केट में उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी जब चीज़ें बन जाती थी। तो देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड, और जो श्रेणीज थे मर्चेंट के जो श्रेणी थे वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे, व्यापार को वो चलाते थे। श्रेणी ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक, और जो श्रेणी थे वो एक बैंक की तरह भी काम करते थे। वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी, जहाँ पर जो अमीर आदमी थे, जो औरतें थी, वो अपने मनी डिपॉजिट करते थे, जैसे कि हम आजकल बैंक में करते हैं। तो उस टाइम पे क्या था, श्रेणीज थी, श्रेणीज में लोग अपनी मनी को डिपॉजिट करते थे। This was invested and part of the interest was returned or used to support religious institution such as monasteries. अब इन ये जो मनी इन्वेस्ट की जाती थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता था वो या तो लोगों को वापस कर दिया जाता था या उसका कुछ पार्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में दे दिया जाता था, जैसे मोनेस्ट्रीज में दे दिया जाता था या टेम्पल्स में कुछ पार्ट इंटरेस्ट का दे दिया जाता था। नाउ नेक्स्ट आता है अ क्लोजर लुक अरेकामेडू। अरेकामेडू के बारे में हम देखते हैं। फाइंड अरेकामेडू इन पौंडीचेरी ऑन मैप 7। अरेकामेडू कहाँ है, पांडिचेरी में है। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 88 पेज नंबर पर रोम के बारे में देखेंगे। Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. अब अरेकामेडू 2200 से 1900 साल के बीच में 2200 से 1900 साल के बीच में अरिकामेडू जो था एक कोस्टल सेटलमेंट था, मतलब वो एक समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर था जहाँ पर शिप्स आती थी और अपने सामान को दूर दूर देशों से शिप्स आती थी और अपने सामान को वहाँ उतारती थी और फिर वहाँ से अपना सामान भरकर वापस जाती थी। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट, और इस साइट पर एक वेयर हाउस मिला है, एक गोदाम भी मिला है जहाँ पर जो था वो चारों तरफ से ब्रिक का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक ईंटों का ढांचा बना हुआ था जिसको कि वेयर हाउस माना गया है। तो वहाँ पर उस साइट पर ये
वेयर हाउस मिला है। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, और जो मेडिटेरियन रीजन थे मीन्स जो दूर दूर कंट्रीज से जो आते थे वहाँ की पोट्री भी यहाँ पर मिली है, सच एज एम्फोरे, टॉल डबल हैंडेड जार्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। मतलब एक तरह की पोट्री मिली है वहाँ पर जिसमें कि हम लिक्विड डाल सकते थे, ऑयल डाला जाता था वहाँ पर, तो लिक्विड चीज़ें डाली जाती थी, और डबल हैंडेड था मीन्स एक ऐसा जार था जिसके दोनों साइड पर हैंडल थे जिससे उसको पकड़ सकते थे। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेस पोट्री, और वहाँ पर एक रेड ग्लेस पोट्री भी मिली है नोन एज एरेटाइन वेयर, जिसको एरेटाइन वेयर बोला जाता है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, जिसका नाम इटली में एक सिटी है उसके नाम पर इसको रखा गया था। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड, और इसको कैसे बनाया गया था, इसको गीली मिट्टी में दबाकर और स्टैम्प्ड मोल्ड से इसको बनाया गया था। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वॉज मेड लोकली, और कुछ और दूसरी तरह की पोट्री भी मिलती है जो कि लोकली ही बनाई गई थी। थ्रू दो रोमन डिज़ाइंस वर यूज, इसके लिए रोमन डिज़ाइन को यूज़ किया गया था। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन एट द साइट, और इस साइट पर रोमन लैम्प्स जो कि लोकली बनाए गए थे, उसी शहर में ही बनाए गए थे, उसमें थे लैम्प्स, ग्लासवेयर और जेम्स जो कि उस साइट पर मिले हैं। Small tanks have been found. Small tanks have been found that were probably dyeing vats used to dye clothes. और छोटे छोटे टैंक्स भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि उन टैंक्स में कपड़ों पर डाई की जाती थी। जैसे कपड़ा बना लिया तो कपड़े पे जो कलर करना है उसको डाई बोला जाता है, तो उस टाइम छोटे छोटे टैंक्स भी मिले हैं जिसमें कपड़ों को डाई किया जाता था। There is plenty of evidence for the making of beads from semi precious stones and glass, और बहुत सारे बीड्स भी मिली हैं, मोतियों की मालाएं मिली हैं जो कि सेमी प्रीशियस स्टोन से या ग्लास से बनाई जाती थी। सो हेयर वी हैव completed our chapter. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you students. Bye bye.